कि हाँ इसके चारों ऑप्शन क्या है। लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति ट्रिक जानता है, जो व्यक्ति अभ्यास किया होता है, वो आराम से क्या करता है, इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड से अगर देखा जाए तो वो क्या करता है, प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है। मतलब वो ये ढूंढ लेता है कि कौन सा गलत है। जब हमें पता है कि गलत ए है तो सही वाला अपने आप से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सही मिल गया। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, तो इसका जवाब दीजिएगा। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं? देखिए कहा जा रहा है एक तरह से कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो सदाबहार वृक्ष होते हैं भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? तो निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का आपको चयन करना है। मध्य ताप और मध्य वर्षा होती है, निम्न वर्षा और उच्च एक तरह से तापमान होता है, और मध्य वर्षा की बात करते हैं और निम्न तापमान बना रहता है, भारी वर्षा यहाँ पर होती है, उच्च तापमान बना रहता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा गया है? विषुवत रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है? विषुवत रेखा कहा गया है। अब विषुवत रेखा से अगर हम नॉर्थ साइड यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं 23.5 डिग्री, तो हमें मिल जाते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी रेखा हमें मिलती है? तो हमें मिलती है कर्क रेखा। और जब विषुवत रेखा से हम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री आते हैं तो हमें मिल जाती है दोस्तों मकर रेखा। तो हमें कौन सी रेखा मिल जाती है? तो मकर रेखा की बात करते हैं। अब अगर आप देखें तो कर्क रेखा मकर रेखा की बात करते हैं, और साथ ही साथ अगर इस सारे क्षेत्र को और भूमध्य रेखा, तो ये मध्य वाला क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहीं पर क्या होता है? सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है? सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है दोस्तों? भारी वर्षा और उच्च तापमान बना रहता है। उच्च तापमान क्यों बना रहता है? क्योंकि अगर आप देखें तो विषुवत रेखा पर क्या होता है? सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधे लंबवत पड़ती है दोस्तों, और जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर एक तरह से भारी वर्षा भी होती है और उच्च तापमान भी बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो अगर आप देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए ज्योग्राफी तो पढ़िए, अगर आपको पेपर 2 निकालना है, अगर आपको पेपर 2 निकालना है तो ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़िए। बिल्कुल भी चीजों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सी भी नजरअंदाज किया ना तो निश्चित तौर पर एग्जाम आपके साथ नजरअंदाज कर जाएगा। इसलिए आप ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, एसएसटी को हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप बाहर आ सकते हैं एग्जाम से। ठीक है, अब आप सोचिए जिसको इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता होगा वो कैसे ऐसे प्रश्न को कर पाएगा? उसका तुक्का भी यहाँ नहीं लगेगा, और ऐसे जगह पे तुक्का काम करता नहीं है। फिर हमें भगवान को दोष देना पड़ता है कि प्रभु आपने हमारे साथ अन्याय किया, नहीं तो आज मैं सीटेट जैसे परीक्षा को आराम से पास कर लेता। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अब इस प्रश्न को यदि आपने गलत कर दिया ना तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं सीखा अभी तक जितना मैंने सिखाया। इस प्रश्न को यदि आपने गलत कर दिया ना तो ये समझ लीजिए जितना भी मैंने आपको सिखाया आपने इसका मतलब कुछ भी नहीं सीखा है। चलिए जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या पहला ऑप्शन विषुवत रेखा, दूसरा ऑप्शन उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन कर्क रेखा, चौथा ऑप्शन मकर रेखा? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी जहां पर जीवन संभव है। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा जो पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये वही ऑप्शन तो सही है, पहला ही तो सही है।
कहा जा रहा है कि ग्लोब को दो बराबर भागों से, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली या खींचने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा गया। देखिए ये जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतरीय रेखा खींची गई है, ये सारा कुछ केवल और केवल इमेजिनरी लाइन है, यानी कि काल्पनिक लाइन है, ना कि वास्तविक लाइन है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा कहा जाता है, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए इसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों की बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके चैप्टर में एग्रीकल्चर भी है तो एग्रीकल्चर वाला भी चैप्टर पढ़कर जाइएगा, वैसे तो मैं करवाऊंगा ही। देखिए जैसा कि बात करते हैं स्थानांतरित कृषि, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, वाणिज्यिक अनाज कृषि, सघन या जनसंख्या वाले क्षेत्र, गहन निर्वाह कृषि, सघन वाले क्षेत्र, चलवासी पशुचारण, शीतोष्ण घास के मैदान। आप सोचिए, अब इस प्रश्न का जवाब देना काफी कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब देना आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो बताइए आप कैसे इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अब यहां पर बात ये की जाती है दोस्तों, अगर आप देखें तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें आती हैं। तो अगर आप देखें ना, जो स्थानांतरित कृषि है जिसे बोला जाता है झूमिंग कृषि की बात करते हैं, तो झूमिंग कृषि की बात करते हैं तो ये सघन घन मतलब सघन वन वाले क्षेत्र में, जहां पर सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं वन होता है यानी कि जंगल होता है, वहां पर स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि की जाती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप देखें तो ए वाले में जो है तीसरा हमें पता है। इसमें अगर आप देखें तो हमें तीसरा वाला पता है। किसके बारे में पता है, हमें तीसरा वाले में पता है। तो एक काम कर लेते हैं कि पहले का तीसरा कहां पर है, पहले का यहाँ पहला है, ए का दूसरा है, ए का चौथा है, तो ए का तीसरा है भैया। ए देखिए ए का तीसरा हमें मिल गया, तो इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो। अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब बी के साथ चौथा है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अब आपको सिखा भी देता हूं। यहाँ बी के साथ क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, यानी कि जो वाणिज्यिक कृषि अनाज की बात करते हैं ना, वहां जहां पर होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान जहां पर होते हैं, वहां पर एक तरह से अगर आप देखें तो वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि अनाज मतलब शीतोष्ण घास के मैदान की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं गेहूं वगैरह कह सकते हैं यहाँ पर, धान वगैरह। फिर उसके बाद सी की बात करते, बी की बात कर लेते हैं। बी किसके साथ है, हम बता ही दिया। ए किसके साथ, तीसरा है, ए तो तीसरा है, ये तो आप जान ही गए हैं। अब फिर उसके बाद सी की बात कर लेते हैं। सी जो है दूसरे के साथ मिलान कर रहा है, तो सी गहन निर्वाह कृषि की बात करते हैं, तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है कृषि। फिर उसके बाद डी की बात करते हैं, पहला चलवासी पशुचारण की बात करते हैं, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में चलवासी पशुचारण होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। एक बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्न के बारे में जिसका जवाब देना काफी कठिन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को कभी भी सॉल्व नहीं किए होते हैं और जिसकी वजह से हमारा मन करता है कि ऐसे प्रश्न को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो कई प्रश्न हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रश्न बड़े ही सरल होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, नहीं, ये सरल बहुत होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहला आपको स्टेटमेंट मिलेगा, कथन मिलेगा, दूसरा आपको रीजन मिलेगा। क्या जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, क्या जो कथन में कहा जा रहा है, क्या कारण में वो चीजें सही है कि नहीं, मतलब जो स्टेटमेंट में बातें लिखी जा रही है क्या कारण में सही है कि नहीं, बस आपको यही पता करना और कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि कहा जा रहा है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। स्टेटमेंट में एक कहा गया है, संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत में संघीय व्यवस्था भी है। जैसे कि बात करते हैं केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पर यदि आप देखें तो राज्य सरकार है।
तो भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों के पालन करती है। ठीक है, कथन में ये कहा जा रहा है। अब तर्क क्या दिया जा रहा है, यह देश में अभिशासन में बहुलित चरण का स्तर स्थापित करती है। यह देश में अभिशासन का मतलब हो जाता है गवर्नेंस कह सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुलित चरण यानी कि बेहतर चरण में स्थापित करती है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन कहता है कि कथन ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। अब तीसरा ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है मतलब कारण जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, भारत में संघीय व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। संघीय व्यवस्था का मतलब हो जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे देश में क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप देखें तो देश में क्या माना जाता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का चरण माना जाता है या स्तर माना जाता है। इसलिए अगर आप देखें तो कारण भी सही दे रहा है, जो कथन में कहा जा रहा है वही कारण में भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तो कथन से ही रिलेटेड कारण दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है, इसलिए दोनों ही सही हैं। और जो है आर एक ही व्याख्या कर रहा है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं वे सारी बातें क्लियर हैं। और साथ ही साथ क्या करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो एक बार कृपा करके दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये बड़ी गलत बातें हैं ना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरे साथियों, ये बड़ी गलत बात है, तो शेयर भी कर दिया करें। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में ना। बताइएगा आप लोग अगला प्रश्न क्या है। बहुत जल्द ही मैं लाइव लेकर आ रहा हूं सभी प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि लाइव में आप लोगों को ज्यादा मजा आता है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही, पूर्वाग्रही का मतलब जिसके बारे में पहले से हम धारणा बना लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे कोई ये कहता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो क्या है, पूर्वाग्रह है ना। एक बार आप सोचिए, अगर कोई कहता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां कोई काम नहीं कर पाती हैं, तो कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह ही तो है, और व्यक्ति की गलत सोच है, उसे नहीं पता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं या मजबूत होती हैं। मजबूत होती है ना, कमजोर तो होती नहीं है भैया। चलिए अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। पहला ऑप्शन कहता है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, दूसरा ऑप्शन कहता है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, बेहतर मानना, और तीसरा ऑप्शन कहता है जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, और चौथा ऑप्शन कहता है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही विकल्प का आप चयन कीजिए, ए बी सी डी, बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। देखते हैं हमारे कौन से ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है, बताइए और सही विकल्प चूज कीजिए। देखिए यहां पर ए भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, लेकिन अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एक चीज गलत है, समूह के सदस्य के विरुद्ध भेदभाव करना नहीं, वहां पर एक तरह से भेदभाव नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो गलत है। तो एक काम कर लेते हैं, जहां जहां पर डी मिले उसको पहले हटाओ और फिर उसके बाद आंसर ढूंढो। तो अगर आप देखें तो जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। नहीं नहीं, एक काम करते हैं भाई, इसमें एक मिनट, सॉरी यहां पर हमने एक चीज गलत कर, देखें उन्हें नकारात्मक रूप से देखना ये तो सही है, लेकिन उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना एक गलत है। मतलब जो पूर्वाग्रही व्यक्ति होता है ना, जो जिसकी सोच मतलब एक तरह से गलत होती है, वो उत्तम नहीं मानता, उसे नकारात्मक मानता है। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ गलत है। तो एक काम कर लेते हैं, जहां जहां पर बी मिले उसको कट करो। देखो यहाँ पर बी था,
यहाँ पर बी है, इसको भी कट करते हैं, यहाँ पर भी बी है, इसको भी कट कर लेते हैं। तो इसका फिर सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए सी डी सही है, ए सी डी सही है दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा से मैंने नहीं सोचा था, इसलिए ऑप्शन नंबर आप ए सही है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, तो इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए बेहतर प्रश्न है, अब रहते ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि वही जो अभी मैंने बताया था ना, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। एक कक्षा गतिविधि के समय, मतलब कि क्लास में एक्टिविटी के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली, मतलब कहा गया आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करना है। अधिकांश विद्यार्थियों ने क्या किया कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए हुए, नृत्य मुद्रा करने वाली गुड़िया को उठा लिया। तो यहाँ पर उनका क्या व्यवहार दिखाई दे रहा है दोस्तों, जवाब दीजिए। देखिए क्लास में क्या हो रहा है कि एक्टिविटी हो रही है, और एक्टिविटी के समय ही टीचर बच्चों से ये कह रहा है कि देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि एक तरह से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करना है आपको। तो बच्चों ने क्या किया, जो रंग बिरंगे एक तरह से अगर आप देखें कपड़े पहने हुए हैं, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, और जो एक तरह से नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया है उसको उठा लिया। अब उनका क्या व्यवहार दिखाता है, भेदभाव, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। चलिए जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका फिर सही जवाब हो जाएगा रूढ़िवाद हो जाएगा, रूढ़िवाद हो जाएगा। ठीक है, जिसको पहले से ही मन में कहीं ना कहीं एक तरह से धारणा बना ली गई है। ठीक है, तो ये है रूढ़िवाद की बात करते हैं, पूर्वाग्रह नहीं है यहाँ पर रूढ़िवाद की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, तो इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना द्वारा निष्पादित अनदेखा तब आदत होता है। इसके पीछे ये क्या है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच में घरेलू महिला के बारे में बताइए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑफिस जाने वाली महिला है जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है। अच्छा, वेतन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और मिलने के द्वारा क्या होता है, निष्पादित, मतलब उस ऑफिस में परफॉर्मेंस संबंधी, अच्छा परफॉर्मेंस निष्पादित मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो ऑफिस संबंधी काम की तुलना में, मतलब काम की तुलना में अगर देखा जाए तो उसके परफॉर्मेंस को क्या कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या संभाव्य कारण है, तो उसकी जांच में घरेलू महिला के बारे में थोड़ा सा बात कही गई है। तो कार्यालयीय कामकाज का अति मूल्यांकन किया गया है, और भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था घरेलू काम का अवमूल्यन और घरेलू काम के लिए कम समय लगना। तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। वैसे ये प्रश्न ना थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया, एक प्रश्न पूरा नहीं है, फिर भी इसका जवाब मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, घरेलू काम का अवमूल्यन की बात करते हैं तो इसमें ए कह सकते हैं सही जवाब हो रहा है। बाकी प्रश्न इसका थोड़ा सा कम सही है, मतलब एक प्रश्न कम सही लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा गया। चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अनुदत्त की किस मौलिक अधिकार की अधिकार निष्ठा के अधिकार। अब चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न लिखा कम सही है। इसमें एक कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किस आर्टिकल में दिए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं कौन से चारों आर्टिकल में ये बातें लिखी गई हैं, जिसमें कहा गया है निष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, प्रदूषण मुक्त जल एक तरह से प्राप्त करने के अधिकार आपको मिले हुए हैं, और स्वच्छ वायु मिलने का, मतलब एक तरह शुद्ध वायु मिलने का भी आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में ऐसा अधिकार दिया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा 21A में ऐसी बातें रखी गई हैं, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको सिविक्स पढ़ा ही रहा हूं, अब मैं आपको सिविक्स पढ़ा रहा हूं तो सिविक्स में सारी चीजें मैं आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह बताऊंगा।
इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाएं वे सारी क्लासेज आप देखते चलिए। चलिए आगे की क्लास में हम अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताइएगा कि ये सारे प्रश्न आप सभी लोगों को कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और साथ ही साथ यदि आप कहेंगे तो हमारी और भी जो सीरीज चल रही है वो भी चलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर ऑफ यू।